तो फ्रेंड्स मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया और आपको ये जो वीडियो शूट किया हूँ एक आउटडोर और इंडोर मिला कर किया हूँ। तो बताइएगा कैसा ये वीडियो लगा। स्वागत है आपका फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स में। और इस एपिसोड में मैं बात करूँगा कि वैक्सीन जो है उसमें वो बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके आने में कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो है बात हो रही है कि वैक्सीन अभी आएगा, 6 महीने में आएगा, 7 महीने में आएगा, 10 महीने में आएगा, 12 महीने में आएगा। और इवन मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि डॉक्टर सैरा गिलबर्ट, जो कि यूके के बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वहाँ पर उन्होंने एक आरएनए फ्रैगमेंट से चिंपैंजी वायरस के अंदर डालकर एक वैक्सीन का उन्होंने डेवलपमेंट। तो और उसके अलावा जो है बहुत सारे ड्रग्स का भी जो है क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, मतलब मनुष्य पर रिसर्च चल रहा है। जैसे रेमडेसिविर है, एक नंबर चल रहा है, ठीक है। ग्लेडियल एक कंपनी है, वो इसकी स्पॉन्सरशिप में है और इसके प्रोडक्ट्स इसके क्लिनिकल रिसर्च में भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारी बातें चल रही है कब आएगा वैक्सीन की। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि कितना सारा तरीके का वैक्सीन होता है और वैक्सीन बेसिकली कैसे बनता है और इसके बनने में कितना समय लगता है। ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और सो फ्रेंड्स, SARS-CoV-2 जो वायरस है, जो कि कोविड-19 डिजीज़ करती है, जिसे हम कोरोना वायरस भी बोलते हैं। और ये इस डिजीज़ से 8,70,000 लोग अफेक्ट हो चुके हैं और 43,000 लगभग लोग जो है मर चुके हैं। ये डेटा हो सकता है थोड़ा पुराना है, मैंने मतलब 1 सप्ताह शायद पुराना हो सकता है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो के लिए तैयारी कर रहा था तो लगभग 1 वीक का टाइम लिया इसके लिए। तो देर आर टोटल 8,70,000 अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, पीपल हैव माइट बीन अफेक्टेड with this disease, and 43,000 approximately 43,000 deaths have already occurred. So बहुत सारे थेराप्यूटिक और प्रोफाइलेटिक इंटरवेंशंस के बारे में बातें हो रही है। थेराप्यूटिक का मतलब हुआ कि डिजीज़ के लिए दवाई क्या क्या, मतलब निदान, ठीक है, निदान क्या क्या हो सकता है थेराप्यूटिक। एंड इवन प्रोफाइलेक्टिक के बारे में बात हो रहा है कि मतलब कि उसका जो रोकथाम का बात होगा उसके लिए क्या होगा। So people have been talking about therapeutic and prophylactic interventions both ways. तो इसमें जो कोरोना वायरस है, बहुत सारे तरीके का कोरोना वायरस है, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, 2002 और 4 के बीच में सार्स आया था, सार्स पैंडेमिक, और 2012 के आसपास जो है मार्स आया था, ठीक है। तो जो सार्स है उसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। 2002 से 4 के आसपास बहुत ही भयानक महामारी फैली थी। सो नियर अबाउट अराउंड 2003 there was another pandemic. It was similar kind of pandemic that was called this SARS. And another pandemic happened, which was another coronavirus, which was due to another coronavirus, that is MERS. और बहुत सारी तरह का बात चल रही है कि ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ। चाइना के वुहान में एक मछली बाज़ार है, फिश मार्केट है, वहाँ पर लोग बताते हैं कि वहाँ पे इसका उत्पन्न हुआ, ठीक है। ऐसा बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं। और ये जो डिजीज़ है वो बताया जा रहा है कि बैट से, मतलब बैट, चमगादड़ में ये पाया था, क्योंकि उसका जो है इवन साइंटिस्ट लोग भी पाए। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था कि उसके एक जीनोम से मैच करता है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये जो है पैंगोलिन में भी एम्प्लीफाई किया है। पैंगोलिन भी बोल के एक इंस्टिंक्ट नियर अबाउट इंस्टिंक्ट डिजीज है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसमें भी इसका जो है सीक्वेंस पाया गया है, ठीक है। तो बैट और पैंगोलिन, और ये एक इंटरमीडिएटरी होस्ट का जैसा काम कर रहा है ये बैट। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब हुआ कि ये पहले किसी और प्रजाति में भी था और फिर बैट में भी पाया गया है, फिर उसके बाद पैंगोलिन में भी पाया गया है। नॉट ओनली इन बैट्स बट ऑल्सो इट हैज़ बीन फाउंड इन पैंगोलिन। एंड दिस बैट इज वर्किंग एज अ इंटरमीडिएटरी होस्ट। इंटरमीडिएटरी होस्ट का मतलब हुआ ये पहले किसी और भी प्रजाति में इसका
सीक्वेंस, मतलब इसका जो जीन का सीक्वेंस है वो पाया गया है, साइंटिस्ट लोगों ने पाया है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक और बात ये है कि जितने भी केसेस हुए हैं उसमें से 20% केसेस ही जो है माइल्ड से मॉडरेट, मतलब मैक्सिमम केसेस जो है माइल्ड से मॉडरेट है, लेकिन 20% केस ही जो है सीवियर है। among all the cases which have occurred so far, like 20% of cases have found to be fatal or severe। और जो इसका एक और इम्पॉर्टेंट बात है केस फैटेलिटी रिपोर्ट, ठीक है। ये केस फैटेलिटी रिपोर्ट क्या है, ये बताता है कि कितने ज़्यादा ये हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो एज डिपेंडेंट है, ज़्यादातर जो है ये बूढ़े लोगों में जिनमें इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है, ठीक है, ये अफेक्ट कर रहा है। मोस्टली इट इज़ अफेक्टिंग the old people, but there are some reports which suggest that the mortality is also happening, even the mortality has also been found even in young people। So ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ जो है बूढ़े लोगों को ही होगा, अपना ख्याल रखिए इसके लिए, ठीक है, और मास्क का प्रॉपर यूज किए, अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो कोरोना वायरस है इसका नाम कैसे पड़ा? कोरोना वायरस में जो है एक सर्कुलर शेप करके होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्राउन टाइप का बना रहता है, मतलब कि जो मुकुट है, ठीक है, मुकुट, उसके ऊपर एक जो प्रोटीन होता है वो मुकुट, इसलिए उसका नाम हो गया कोरोना। कोरोना का मतलब ही हुआ सरफेस, मतलब कोरोना का मतलब ही हुआ एक क्राउन, ठीक है, जैसे राजा का जो क्राउन होता है, इसलिए इसका नाम हो गया कोरोना। बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जो जिसका आकार जो है, जिसका स्ट्रक्चर जो है मुकुट जैसा होता है, इसलिए इसका नाम है कोरोना वायरस। और उसको हम बोलते हैं सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसमें ग्लाइकोजन होगा और प्रोटीन, मतलब वो एक साथ जुड़ा रहेगा, ये एक तरह का केमिकल मान लीजिए, ठीक है, आम भाषा में। तो प्रोटीन क्या है? अब प्रोटीन जो है बेसिकली अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। अब अमाइनो एसिड क्या है? ये बेसिकली कार्बन, नाइट्रोजन और जो है अमाइड ग्रुप होता है कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ, मतलब ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एक आम भाषा में बता रहा हूँ कि ये कार्बन नाइट्रोजन का जो है एक मिश्रण है अमाइड का, ठीक है, और उसके साथ और भी हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, उससे बनता है अमाइनो एसिड। और उस अमाइनो एसिड के ऐसे माला जब होता है, ऐसे उसको बोलते हैं अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जैसे कुछ भी होने के लिए, ठीक है, कुछ भी होने के लिए, जिसे फेनोटाइप बोलते हैं साइंस के भाषा में, तो उस फेनोटाइप को होने के लिए एक सेंट्रल डॉगमा फॉलो होता है। सेंट्रल डॉगमा क्या है? पहले होगा डीएनए, जो कि हमारे सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से फिर फॉर्म होता है आरएनए, ठीक है, फिर आरएनए से जो है एमआरएनए, ठीक है, फिर एमआरएनए से जो है प्रोटीन। और जब ये प्रोटीन जब बना होगा वो फंक्शनल होगा कि नहीं, मतलब उसका काम होगा कि नहीं बॉडी में, उसके लिए वो अगर वो फंक्शनल हुआ तो ही हमारा जो है कुछ भी फेनोटाइप होता है। अब ये फेनोटाइप क्या है? जैसे सपोज़ कि मेरा ये बाल जो है आप देख रहे हैं, कुछ सादा है और कुछ जो है काला है, ठीक है। तो ये जो अगर सादा बाल हुआ है, इसके लिए क्या हुआ, एक खास तरह का प्रोटीन है हमारे बॉडी में, और वो प्रोटीन कहाँ से बना? किसी सादा क्या बोलते हैं, आरएनए से, आरएनए मतलब एमआरएनए, और उससे पहले क्या था? डीएनए। तो पहले जो है जेनेटिक लेवल पे काम होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन लेवल पे काम होता है, ठीक है, उसके बाद जो है फेनोटाइप होता है, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोई भी फेनोटाइप है, अगर बॉडी में कुछ भी आ रहा है, कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो पहले हमारे बॉडी में चेंजेस होती है, ठीक है, डीएनए, फिर आरएनए, फिर एमआरएनए, उसके बाद प्रोटीन। आम भाषा में समझ जाइए कि जो है सबसे पहले जेनेटिक लेवल पे काम होगा, जेनेटिक के बाद जो है आपका प्रोटीन, और प्रोटीन से जो है आपका फंक्शन दिखाएगा। प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रोटीन नहीं बनता है तो फिर वो फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट है। अब जान लीजिए कि ये जो कोरोना वायरस है, मैं इसलिए ये बता रहा था क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड है वो आपका प्रोटीन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये मैं बताया कि कोरोना वायरस का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका क्राउन लाइक जो है स्ट्रक्चर है, और सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ऊपर में एक केमिकल है, उसका मुकुट जैसा शेप होता है, इसलिए जो है इसे कोरोना वायरस नाम दिया गया, ठीक है। और अभी हाल में ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक कोरोना बियर होता है, ठीक है, एक बियर का मतलब हुआ कि जो दारू जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत लोग बोले थे क्या कोरोना बियर पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा? क्योंकि जैसे अल्कोहल हम बॉडी में, हम हमारे हाथ में अल्कोहल भी लगा रहे हैं,
तो अल्कोहल लगा रहे हैं तो क्या होता है कि 70% अल्कोहल होता है, वो सैनिटाइज़र का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे कोई बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम अल्कोहल ही पी लें तो ठीक हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 70% अल्कोहल पी लेते हैं तो आपके बॉडी का जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो सकता है, प्रोटीन जो है वो ख़राब हो सकती है प्रोटीन, और उससे जो है आपको क्षति पहुंचेगा, हार्मफुल है ये बॉडी के लिए। तो इसलिए कोरोना जो बियर है उसको पीने से ऐसा कुछ नहीं होता। और कोरोना बियर ने जो है इवन बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है पैसे भी दिया कि कोरोना वायरस का नाम चेंज करके कुछ और दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस जब से ये महामारी आई है कोरोना बियर का जो सेल है वो घट गया है, ठीक है। वैसे भी जो है बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से बंद चल रही है। तो ये मैं जस्ट एक बता रहा था कि कोरोना और कोरोना, सो कोरोना इज़ नथिंग रिलेटेड विथ कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना जो बियर है उसका कोई रिलेशन नहीं है कोरोना वायरस से, ठीक है। अब जान लेते हैं कितने तरह का कोरोना वायरस होता है, ठीक है। कोरोना वायरस है जो 2 तरीके का, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। अल्फ़ा में अगेन 2 तरीके का है, बहुत टिपिकल नाम है, केमिकल नाम है 229E-NL63, ठीक है। इतने डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइंस का बात है, ठीक है। तो अल्फ़ा आम भाषा में समझिए अल्फ़ा कोरोना वायरस और एक है बीटा कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये जो दोनों बेसिकली क्या करते हैं, कॉमन कोल्ड में भी आते हैं काम, ठीक है। कॉमन कोल्ड और प्लस आपका नॉर्मल जो सीजनल वायरस होते हैं उसमें भी जो है यूज़ होता है, ठीक है। और लेकिन जो पैथोजेनिक है वो है बीटा कोरोना वायरस, उसमें आता है आपका SARS-CoV-1, उसके बाद है MERS-CoV जो पहले भी आ चुका है, और ये SARS-CoV-1 का ही दूसरा फॉर्म है SARS-CoV-2, क्योंकि इसका जो स्ट्रेन है, जो वायरल है, जो वायरस है, वो एक तरह का आरएनए का शेप। आरएनए मैंने पहले बताया था कि ये एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है। तो आरएनए जो है आपका ये आरएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस है, ये मतलब उसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और बहुत ही तेज़ गति से इसमें म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन का मतलब हुआ चेंजेस होना, ठीक है, किसी भी तरह का चेंज। तो हमारे बॉडी में जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होती है और आरएनए से जब प्रोटीन फॉर्म होती है तो उसमें एक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, ठीक है। और उस अमाइनो एसिड को जो है उसे पढ़ना पड़ता है, प्रोटीन को जो है पढ़ना, ऐसे पढ़ेगा और उसके बाद तो वो पढ़ने में जो है ना भूल हो सकता है, ठीक है, कभी भूल सकता है, उसको बोलते हैं, वहाँ हो जाती है म्यूटेशन। म्यूटेशन भी और भी बहुत सारे तरीके का है, मैं कभी किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। तो ये म्यूटेशन हो सकता है और उस म्यूटेशन के कारण किसी अलग तरीके का प्रोटीन फॉर्म हो सकता है, मतलब जिस तरीके का प्रोटीन आपको चाहिए वैसा प्रोटीन नहीं फॉर्म होकर किसी अलग तरीके का प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा, और इससे जो है आपको मतलब जो चीज़ फंक्शन चाहिए वो फंक्शन नहीं हो पाएगा और कुछ और फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है हार्मफुल भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है, कुछ बताया नहीं सकता, वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो है अगर वो हार्मफुल हुआ तो फिर डिजीज़ कॉज करेगा, कैंसर और भी तरह तरह का जो डिजीज़ है जो कि म्यूटेशन से रिलेटेड डिजीज़ है वो कर सकता है। तो ये जो पैथोजेनिक कोरोना वायरस है वो बेसिकली बीटा टाइप का है, ठीक है। आप जान जाइए कि इसके रोकथाम के लिए क्या क्या चल रहा है। तो थेराप्यूटिक्स जिसे बोलते हैं, तो 1 नंबर में है क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, MERS-CoV और इबोला वायरस, ठीक है। सबसे पहले तो रेमडेसिविर का क्लिनिकल ट्रायल ग्लैडल फार्मास्यूटिकल जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रही है और इसके रिसर्च में, ठीक है। तो SARS-CoV-2 जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। SARS-CoV-2 और SARS-CoV-1 ये दोनों जो है क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए जो है रेमडेसिविर इसमें यूज़ हुआ, ठीक है। ड्रग रिपर्पसिंग का मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। ड्रग रिपर्पसिंग मतलब कि पहले कोई और ड्रग है उसका अगर कोई हम नया थेराप्यूटिक यूज़ पाते हैं, नया कुछ इफेक्ट पाते हैं, नया किसी दूसरे बीमारी में उसका लाभ पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ड्रग रिपर्पसिंग। इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं ड्रग रिपर्पसिंग, ठीक है। तो ये जितने भी वायरस है जैसे SARS-CoV-1, MERS-CoV, इबोला वायरस, इन सब पे जब रिसर्च चल रहा था तो इन सब पे जो है रेमडेसिविर ऑलरेडी पहले यूज़ हो चुका है, ठीक है। और इन सब पे जब यूज़ हुआ है तो इसका क्योंकि क्लिनिकल फेज़ होता है, फेज़ 1, 2, 3, 4, फेज़ 1 और 2 में सेफ्टी देखते हैं। फेज़ 1 में क्या होता है कि जवान लोगों पे, मतलब जो 18 से 55 साल के लोग हैं उसमें हम चेक करते हैं सेफ्टी, और उसके बाद जो है 55 से 70 में चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद का अलग फेज़ है, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो फेज़ 1 और 2 का जो डेटा सेफ्टी डेटा वो ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब पहले जो रिसर्च हो चुका है, और उस रिसर्च के कारण जो है रेमडेसिविर जो है रिसर्च
उसके रिसर्च में ज़्यादा लाभदायक हो रहा है कि मतलब टाइम बच जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सेफ्टी है, सेफ़ है, ठीक है। तो इसलिए उसको चेक किया जा सकता है कि इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो उसी तरह जो रेमडेसिविर है, इसका ऑलरेडी सेफ्टी डेटा अवेलेबल है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट मैंने पाया है, सेल बोल के एक जर्नल है, सेल, ठीक है, जर्नल है सेल। उस सेल में छपा है कि सेफ्टी डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर दिस रेमडेसिविर, so that's why it accelerates the process of clinical trial, since the safety data for this remdesivir and the other drugs which have been applied for this recent pandemic situation, लाइक कॉम्पैशनेट यूज़ के लिए जो यूज़ हो रहा है, उसमें जो है इस सेफ्टी डेटा होने के कारण इसका रिसर्च जो है बहुत ही तेज़ गति से हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म जो है, ये जो रेमडेसिविर ड्रग है वो है आरएनए रेप्लिकेशन। हमारा जब भी अगर किसी सेल के साथ जो है कोरोना वायरस जुड़ता है, उसको रेप्लिकेट करना पड़ता है, मतलब कि उसको बढ़ना पड़ता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। उसको अगर उसको वायरस को अपना इन्फेक्शन करना है, उस इन्फेक्शन के लिए उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। रेप्लिकेट का मतलब हुआ कि बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको जो है ये बाधित कर देता है, ये जो रेमडेसिविर है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। 2 और HIV ड्रग है, लिपोनाविर एंड रोटिनाविर, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, इसमें कोई नया बात नहीं है। और लोपिनाविर जो है प्रोटीएज इनहिबिटर है, एक प्रोटीएज एक एंजाइम है, एक एंजाइम का मतलब एक केमिकल जो कि मदद करता है वायरल इन्फेक्शन को कॉज करने में, ठीक है, मतलब वायरल को जो रेप्लिकेट करने में उसका प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, ठीक है। और रोटिनाविर जो है, रोटिनाविर ये भी एक HIV का ड्रग है, जिसको रीपर्पस करके इसमें कॉम्पैशनेट यूज़ में अभी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रही है पुख्ता जानकारी के लिए। और इसका भी काम प्रोटीएज इनहिबिटर ही था, मतलब ये जो केमिकल हेल्प कर रही थी आपको इसके रेप्लिकेशन में, उसको बाधित करने में इसका काम था। लेकिन बाद में इसका पाया गया कि ये पोटेंशियली अफेक्ट्स एनहांस द इफेक्ट ऑफ लोपिनाविर जो एक HIV ड्रग है, उसको जो है हेल्प कर रही है, ठीक है, ना कि सिर्फ उसका जो बाधित कर रही है, मतलब उसके प्रोटीएज इनहिबिटर को, वो सिर्फ उसको नहीं करके वो लोपिनाविर को भी मदद कर रही है, ठीक है। और फिलहाल इसका जो है 2002 और 2003, 2004 इन सब के टाइम जो है, इस वर्ष के टाइम जब वो SARS-CoV-1 जब पैंडेमिक आया था, उस टाइम भी जो है ये सारे ड्रग्स का कॉम्पैशनेट यूज़ के लिए FDA ने अलाउ किया था। कॉम्पैशनेट यूज़ का मतलब ये हुआ कि और कोई भी दवा नहीं है, अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काम कर रहा है, इसलिए जो है मतलब लोगों को राहत पहुंचा रहा है, तो इसलिए जो है देर ना करते हुए इसको दिया जाए, ठीक है, कंपैशनेट यूज़, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ड्रग्स जो है उनको पूरे अप्रूवल के साथ दिया जाता है मार्केट में, लेकिन यहाँ जो है महामारी फैल रही है और जो है कोई अभी हमारे पास हालात सुधारने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कंपैशनेट यूज़ में सारे को दिया गया है, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लोपिनाविर एंड रोटिनाविर, ठीक है। उसके बाद एक नया अभी बात हो रहा है, पहले भी था रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ACE2, ये जो है वायरस को न्यूट्रलाइज करेगा। ACE2 एक खास तरह का ड्रग टारगेट है, मतलब रिसेप्टर है, जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है। ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये एक खास तरह का रिसेप्टर है। डॉक्टरी या फिर आपको क्लिनिकल भाषा में या साइंटिफिक भाषा में इसे रिसेप्टर बोलते हैं, आम भाषा में इसे ड्रग टारगेट बोलते हैं। ड्रग टारगेट का मतलब ऐसे जहाँ पर ड्रग जाके जुड़ेगा उसे एक्टिव साइट या ड्रग टारगेट बोलते हैं। तो ACE2 इज़ द मेन रिसेप्टर और एक्टिव साइट for whatever the drugs we are proposing in society to target this to inhibit the replication of this virus। तो वायरस को रोकने का, वायरस को देखो, वायरस जब भी सेल में जुड़ेगा तो एक तो जुड़ेगा तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, और उसके बाद रेप्लिकेट करेगा, बढ़ेगा। तो या तो हम उसका फ्यूजन का क्षमता को घटा दें या उसका रेप्लिकेशन को घटा दें। रेप्लिकेशन के लिए ऑलरेडी दवा रेमडेसिविर ट्रायल में चल रही है। उसके बाद आता है आपका रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ACE2 जो ऑलरेडी रिसेप्टर है, ठीक है, वो उसका जो है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका एक रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन, मतलब ह्यूमन से ही ACE2 निकाल करके, ह्यूमन से ही वाला ड्रग टारगेट निकाल के, मतलब एक तरह का वो प्रोटीन होता है, ठीक है, रिसेप्टर ये सब जो है प्रोटीन है, ठीक है, उसको निकाल करके
और उसको उससे जो है वायरस का जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, ठीक है। वायरस के बाद है कोवैलेंट सेरम। इसको भी जो है कॉम्पैशनेट यूज़ के लिए दिया जा रहा है। कोवैलेंट सेरम क्या होता है? कोवैलेंट सेरम ये होता क्या है? कोवैलेंट सेरम मतलब जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था और वो किसी भी ये सब जो दवा है, मतलब मान लीजिए कॉम्पैशनेट यूज जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या फिर आपका रेमडेसिविर या लोपिनाविर या रोटिनाविर, इन सब दवा खाने से या फिर जो भी रोकथाम करने से उनका अगर कोरोना वायरस ठीक हुआ है, अगर वो रिकवर कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केसेस पाया गया है, बट इट इज़ नॉट अ जनरलाइज्ड केस, ओके। in few set of patients it has been found that the compassionate use of these drugs have really worked well। तो इसको जो है उन पेशेंट में जो लोग रिकवर कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें से लेकर के इसे दिया जाए, ठीक है। उसे बोलते हैं कोवैलेंट सेरम। उनके ब्लड से सेरम निकाला जाए और उससे जो है दिया जाए। लेकिन ये सारे ही जो है ट्रायल में है, ठीक है। ये सारे रिसर्च का बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी जो है ऐसा खुद से लेने का नहीं है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट का एडवाइस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लिनिकल डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से। तो ये मैं सारा ही रिसर्च का बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अफवाहें फैल रही हैं, ठीक है, कि अब बहुत सारे लोग जो है जा कर के दवा मांग रहे हैं अपने ड्रग स्टोर में कि भाई कोवैलेंट सेरम क्या है। तो इसलिए मैंने ये सारा जो है जॉट डाउन किया है, सारा जो है एक लिस्ट बनाया है कि क्या क्या लोग मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से जानकारी लेना पड़ेगी। उसके बाद है पॉलीक्लोनल ह्यूमन आईजीजी फ्रॉम ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। एक और रिसर्च का बात चल रहा है कि ट्रांसजेनिक काउ का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसको भी बायोटेक्नोलॉजी यूज करके एक खास तरह का गाय बनाया गया, जिसमें से हम लोग पॉलीक्लोनल ह्यूमन आईजीजी निकाल सकते हैं। आईजीजी एक प्रोटीन है, ठीक है। जैसे ये एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए जैसे इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन। तो इंसुलिन का भी जब आविष्कार हुआ था, वो भी एक तरह का आपका जब वो जो इंसुलिन जब दिया जाता है तो उसका मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आप मान लें कि ह्यूमन इंसुलिन निकाल ले, तो आदमी को बचाना है ना, तो इसलिए जानवर को जो है ट्रांसजेनिक बनाया था। ट्रांसजेनिक का मतलब हुआ कि उसमें खास तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उसके जीन में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ठीक है। मतलब कि सपोज कि जिस जीन का फंक्शन आपको चाहिए, तो ह्यूमन से उस जीन को ले करके काऊ के उस जीन में, मतलब एक प्लाज्मिड सीक्वेंस होता है, उसमें डाल करके फिर उसमें डालते हैं, ठीक है, मतलब उसका जीनोम में डालते हैं फिर, ठीक है। तो ये सारे जेनेटिक्स के बात है, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एकदम क्लियरली एकदम आम भाषा में बताऊँगा। तो ये पॉलीक्लोनल ह्यूमन आईजीजी फ्रॉम ट्रांसजेनिक काऊ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब जान लीजिए कि जो कंपैशनेट यूज़ हो रहा था रेमडेसिविर, लोपिनाविर और रोटिनाविर, ठीक है, इन सब का, तो ये एक चल रहा है। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये जो वैक्सीन का बात चल रहा है, ठीक है, जैसे डॉक्टर सारा गिलबर्ट ने जो है चिंपैंजी के वायरस में एक तरह का ये एक वेक्टर बेस्ड वायरस है, ठीक है। उसके वायरस को वेक्टर के तौर पे यूज किया गया, ठीक है। तो उस वेक्टर के अंदर जो है जीन डाला गया। क्या जीन डाला गया? जो आरएनए है, आरएनए का एक पार्ट, ठीक है। कौन सा आरएनए? जो कि वायरस का, कोरोना वायरस का ही पार्ट है। कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है उसी का एक पार्ट है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, चलिए डायग्राम बना के मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया और आपके ये जो वीडियो शूट किया हूँ एक आउटडोर और इंडोर मिला कर किया हूँ। तो बताइएगा कैसा ये वीडियो लगा। तो मैं डायरेक्ट डिले बिना किए मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं जान लेते हैं इस कोरोना वैक्सीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर ये प्रोटीन है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन जिसे बोलते हैं, इसे स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। और इसके अंदर ये आरएनए है, ठीक है, जो वायरल काम करता है। न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो हमारा जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन और ये हो गया ये स्पाइक प्रोटीन। यहीं पर जो है ड्रग आके काम कर रहा है, इसे ड्रग टारगेट बोलते हैं, ड्रग टारगेट, ठीक है। देखिए ये रिसेप्टर, ड्रग टारगेट। और ये हो गया आपका एनवेलप प्रोटीन, ये जो उसको एनवेलप से उसको कवर करता है, ठीक है। उसके बाद है एक मैट्रिक्स प्रोटीन जो कि उसके सरफेस पे रहेगा, इस तरीके का मैट्रिक्स, उसके अंदर जो है मैट्रिक्स बनाया रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर ये वायरल जीनोम। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है, मतलब आपका कोरोना वायरस का,
ठीक है। तो कोरोना वायरस का ये स्ट्रक्चर है और हमारा जो ड्रग है वो यहाँ पे टारगेट करता है। तो हमारा जो वैक्सीन है वो बेसिकली स्पाइक प्रोटीन के से कुछ पार्ट लिया जाता है। ठीक है। तो ये अगर हमारा ड्रग टारगेट अगर ये है, ये हमारा अगर ड्रग टारगेट है, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन के पार्ट को लिया जाता है। तो उस हिसाब से इसके किस पार्ट को लिया जाए उसके बेसिस पे बहुत सारा तरीके का वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है। तो वैक्सीन कितने तरीके का है? पहला है देखिए आरएनए वैक्सीन, जिसमें कि आरएनए का पार्ट लिया गया है। उसके बाद है आपका डीएनए वैक्सीन, उसमें डीएनए का पार्ट लिया गया है। उसके बाद है वेक्टर वैक्सीन। ठीक है। वेक्टर वैक्सीन का मतलब कि पार्ट लिया गया और उसके किसी वेक्टर को यूज किया। वेक्टर का मतलब हुआ जो गाड़ी, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आरएनए को कहीं ले जाना है, ठीक है, या डीएनए को कहीं ले जाना है, तो एक गाड़ी लेंगे, ठीक है, व्हीकल जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें बैठाएंगे, तो उस तरीके को बोलते हैं वेक्टर। देखिए ये मैंने गाड़ी जैसा बनाया भी इसको, ठीक है। तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, आरएनए, बहुत तरीके, जैसे उसमें चिंपैंजी वायरस, डॉक्टर सारा गिलबर्ट ने एक चिंपैंजी का वायरस को लिया एज ए वेक्टर और उसमें आरएनए को डाला। उसी तरीके का वेक्टर वायरस, वो एक तरह का वेक्टर वायरस होता है। ठीक है। उसके बाद इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब हुआ कि वो एक्टिव नहीं होगा, मतलब इसका ही जिससे जिससे डिजीज कॉज हो रहा है उसी का कुछ पार्ट लेंगे, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन अब मैं बाद में बताऊंगा कि ये ऐसे डिफरेंट पार्ट्स लेते क्यों हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब ये होगा कि जो वायरस है वो लाइव रहेगा, लेकिन उसको एटेन्यूएटेड मतलब वो हार्मफुल नहीं रहेगा, उसका कुछ उसका कमी रहेगा। ठीक है। लेकिन ये सारे पार्ट लेते क्यों हैं? ठीक है। जिससे डिजीज कॉज हो रहा है उसी को क्यों लेते हैं, इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ क्या होता है। कि हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उसके अगेंस्ट में, उसके प्रतिरोध में हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू एक एंटीबॉडी फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये जो वायरस है, अगर ये वायरस ह्यूमन बॉडी में अगर जाता है, ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी फॉर्म होगा। ठीक है। एंटीबॉडी का ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वाई शेप का स्ट्रक्चर होगा और ये एंटीबॉडी फॉर्म होगा और ये अगर हमारे अंदर एंटीजन जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका एक ऐसा कुछ छोटा पार्ट लेते हैं ताकि हमारे बॉडी में जाएगा और वो हार्मफुल उतना नहीं रहेगा, लेकिन हमारा बॉडी जो है रिकॉग्नाइज कर लेगा, हमारा बॉडी जो है उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इस तरह का चीज होता है, मतलब ये जो पार्टिकल है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा, ताकि दोबारा अगर कोई अटैक करे उस तरह का सेम पार्टिकल तो उसे वो मार सकता है। तो ये है एंटीजन एंटीबॉडी और वैक्सीन का जो कंसेप्ट है, मतलब कि जिससे डिजीज हो रहा है, जिससे वो बीमारी हो रही है, उसी का कोई एक पार्ट, और डिफरेंट पार्ट होता है। आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, या वेक्टर वैक्सीन हो गया, ठीक है, या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लेते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये सारा जो है ये भी पाया गया है, मतलब जो क्लिनिकल रिसर्च अभी चल रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए इसको सबसे पहले चूहों पे टेस्ट करा जा रहा है, मतलब जिससे प्री क्लिनिकल होता है, बाद में मनुष्य पे टेस्ट किया, जैसे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। और अब पिछले वीडियो में बताया था कि 6 महीने ऐसा बताया रहा है कि 6 महीने फास्ट ट्रैक मोड में आ सकता है वो वैक्सीन बनकर मार्केट में, लेकिन क्या ये रियली संभव है? आज मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब आ जाएगा या नहीं, लेकिन मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ कब तक आ सकता है। आप खुद ही सोचिए, देखिए ये टोटल प्रोसेस में टाइम लगता कितना है। जनरली जो है सब बोल रहे हैं 6 से 18 महीना, तो ये क्या पता नहीं पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले देखिए टाइम फ्रेम पता कर लेते हैं। टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम है कोई भी अगर वो डिजीज, अगर वो वैक्सीन जो है कामयाब पाया गया एनिमल्स में, ठीक है, तो उसके बाद होता है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। उसको बनाने का लाइसेंस होगा और एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होगा, मतलब कि वो एक अप्रूवल होता है, अप्रूवल सिस्टम। उसके बाद गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, मतलब वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब मनुष्य पे टेस्ट करना, ठीक है। उसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, और उसके बाद आएगा एफडीए का अप्रूवल, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल होगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। और उस ताकि सारे, क्योंकि तो पैंडेमिक है, महामारी फैल चुकी है, बहुत सारे लोगों को चाहिए, सिर्फ 1 या 2 या थोड़ा सा प्रोडक्शन से नहीं चलेगा, बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए इसी के लिए। और उसके बाद उसे इतने सारे लोगों को देना भी पड़ेगा, इंटेक एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत है, मतलब उसको देना, उसको खिलाना जरूरी है। उसके बाद खिलाने का तब जाके इम्यूनिटी बनेगा। तो क्या हमारे पास इतना समय है कि ये रोका जाए?
मतलब इसको ये 6 से 18 महीना में सब पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम्स है, सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन पैंडेमिक, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही लार्ज स्केल में पैंडेमिक सिचुएशन हो चुका है और इसके लिए लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है कि एक सिंगल डोज से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिंगल डोज विल नॉट बी इफेक्टिव, इट माइट नॉट बी इफेक्टिव, इट माइट रिक्वायर टू डोज और लाइक मल्टीपल डोज, ठीक है। एटलीस्ट 2 डोज चाहिए, ताकि अगर तो इसके लिए 3 से 4 सप्ताह का गैप में ये डोजिंग करना पड़ेगा, ताकि उसका जो है इम्यूनिटी ठीक से काम करे। उसके बाद है टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम जो है, जो बोला जा रहा है 6 से 18 महीना में, ठीक है, ये पॉसिबल मतलब नहीं दिख रहा है। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया भी जाए तो इसका एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाए और मल्टी सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत सारे कंट्रीज को बनाने को दिया जाए। दूसरा क्या है, ये जो वैक्सीन है ये एनिमल सोर्स से अगर लिया जा रहा है तो ये बीमारी भी कर सकता है, ठीक है। मतलब ये पाया गया है कि इसका जो है एक पैंडेमिक सिचुएशन और भी दूसरा तरह का बीमारी कर सकता है। लेकिन ये जो है एक तरह से लाभदायक भी है, क्योंकि इससे जो है पता चल जाएगा कि अगर वो जो वैक्सीन है उसका जो सीक्वेंस है, मतलब कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो जीन है, जो आरएनए कह रहे हैं, या जो सीक्वेंस है उसका अगर मैच करता है आपके इसके साथ, जो नए डिसीज के साथ, तो उसका जो है फिर से चेंजेस करके वैक्सीन्स बनाया जा सकता है, ठीक है। अंदर में चेंजेस करके वैक्सीन बनाया जा सकता है, अगर उसका सीक्वेंस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बाकी जो वायरस हैं, जैसे कि H5 या H7 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके अगेंस्ट में जो भी वैक्सीन्स बनाए गए हैं उनको भी तत्काल जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वो इम्यूनिटी डेवलप करे वो वायरस के अगेंस्ट में। एग्जैक्टली इस वायरस के अगेंस्ट में नहीं, लेकिन एटलीस्ट वायरल डिजीज के अगेंस्ट, तो उसको कॉम्पैशनेट यूज में दिया जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्राइटेरिया, ओवरऑल जो सिनेरियो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि मतलब 6 से 18 महीना समय लगे, ज़्यादा भी लग सकता है। मतलब इट्स देर आर टू मच अनसर्टेनिटीज, ठीक है। और ये कंक्लूजन मेरे वीडियो का यही है कि ऑल्दो ये टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार ये स्टैब्लिश हो जाएगा तो जो बाद में अगर जो पैंडेमिक सिचुएशन आने का है उसको उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक आउटडोर शूटिंग किया है ये। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए कोरोना वायरस रिलेटेड या किसी और भी दवा रिलेटेड। बेसिकली मैं एक ब्रेन कैंसर रिसर्चर हूँ, बायोमेडिकल साइंस से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। और आपको कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।